हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोबल कुमार। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो सीरीज़ चलती रहे तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। हमारे इस वीडियो सीरीज़ का नाम है सुप्रीम जादूगर। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप निराशावादी हैं या आशावादी हैं। डेरिक एस्पेसोतो का जीवन न तो बहुत ही अच्छा रहा है न तो बहुत ही बुरा रहा है। यह एक बहुत ही औसत दर्जे का महत्वहीन अस्तित्व था। उसके पिता एक अपमानजनक व्यक्ति थे जो अवसाद के चरण के दौरान दिनों तक अपने बेडरूम में गायब रहने में सक्षम थे। वह केवल खाने, बाथरूम का उपयोग करने और कभी कभार चलो तुम्हारा जीवन दुखी बनाते हैं वाले गुस्से के दौर के लिए जागते थे। अपने उत्साहपूर्ण चरण के दौरान वह एक पागल की तरह काम करते थे, लेकिन न तो व्यवसायी के रूप में और न ही सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाले के रूप में। कोई प्रतिभा न होने के कारण वह असफल होने और सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों में ही असमर्थ थे। अपनी प्राकृतिक स्थिति में जब भी वह वास्तव में अपनी दवाई लेने का फैसला करते थे, बस वह एक आलसी व्यक्ति थे जो अपने पड़ोसियों और साथियों के साथ दोषपूर्ण व्यवहार करते थे और न ही काम पर जाते थे। उनकी मानसिक स्थिति जो भी हो, वह हमेशा एक अपमानजनक पिता के आदर्श उदाहरण थे। उनकी आंखों में उनको बेटे हमेशा एक कलंक थे। उन्होंने कभी पर्याप्त मेहनत से पढ़ाई नहीं की, कभी पर्याप्त अनुशासित नहीं रहे और न ही पर्याप्त सम्मान दिखाया और वह उन्हें याद दिलाने के लिए हमेशा मौजूद थे कि वह कितने गलत थे। वह छोटी सी गलती पर अपने बच्चों पर चिल्लाते थे, उन्हें लगातार याद दिलाते थे कि वह केवल एक परजीवी हैं और उनकी मेहनत की कमाई पर पलते हैं। और जब समय पर्याप्त नहीं होता था तब वह स्कूल के ग्रेड या घरेलू कामों में उनकी उम्मीद पर खरा न उतरने के लिए उनको डांटते रहते थे, उनको चमड़ों के बेल्ट से मारते रहते थे और उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इसलिए डेरिक और कार्ल, जो कि उस इंसान के पिता हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया। डेरिक और कार्ल, हम जिस व्यक्ति की यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बेटे हैं। वो अपना खुद ख्याल रखते हैं, डेरिक और कार्ल, और वो उन बच्चों को बिल्कुल भी भूल गए हैं जब से उन्होंने उन बच्चों को पैदा किया है। अपना जीवन खामोशी और शांति की तलाश में समर्पित कर दिया है। दोनों बच्चे अपने पिता के गुस्से को जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। डेरिक कार्ल से 2 साल बड़ा था और अपने छोटे भाई की देखभाल करता था, लेकिन इससे डेरिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे नायकों द्वारा कमज़ोरों की रक्षा करने और न्याय को न बनाए रखने की कहानियाँ देखते और पढ़ते हुए बड़े हुए थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई भी नायक कभी नहीं आया। हर हफ्ते उन्हें एक परोपकारी ईश्वर और उनके पुत्र के समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता की पूजा करने के लिए चर्च जाने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी प्रार्थना की ना क्यों हो, वो कितने भी अच्छे रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने बस नायकों में विश्वास करना बंद कर दिया और प्रार्थनाओं में समय बिताने में लग गए। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया और सिर्फ पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया। स्कूल उनका एकमात्र ओएसिस था, लेकिन वह केवल 6ठी कक्षा तक चला। मिडिल स्कूल में पहुंचते ही बुलिंग शुरू होने में 1 महीना भी नहीं लगा। उनके सस्ते कपड़े, उनके उदास चेहरे को देखकर सब लोग उनको अपना आसान लक्ष्य बनाते थे, उनको अपमानित करते थे और वे लोग इस बात से इतने अभ्यस्त हो गए थे कि वे लोग उन बच्चों से लड़ते भी नहीं थे जो लोग उनका अपमान करते थे। डेरिक ने इसे अपने बेकार जीवन का एक और बुरा पहला माना था, मतलब कि एक बुरा तजुर्बा माना था। 1 महीने के बाद उसे पता था कि वह और सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने एक गुमनाम ईमेल के साथ सामाजिक सेवाओं को अपने पिता के दुर्व्यवहार की सूचना दी, लेकिन काम के बोझ और कर्मचारियों की कमी के कारण समाज कल्याण विभाग के सहायकों ने बस एक दौरा किया उनके घर का और फिर वापस कुछ नहीं किया। फिर उसने एक शिक्षक को अपने हमलावरों की रिपोर्ट करके बुलिंग को समाप्त करने की कोशिश की, जिसके बदले में प्रदर्शन की रिपोर्ट के ने सॉरी माफ़ कीजिएगा जिसके बदले में उन्होंने प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रधानाचार्य उन चीज़ों में दखल नहीं देना चाहते थे जिन्हें वो बचकानी शरारतें मानते थे।
इसलिए उन्होंने डेरिक के माता पिता को समस्या की जानकारी देने के लिए फ़ोन किया, इस उम्मीद में कि वह इसे टाल देंगे और कम से कम उनकी इच्छा पूरी हो गई। इसके बजाय डेरिक को अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मर्द न होने के कारण उसके पिता ने उसको बहुत पीटा और उसको डांटा। क्या तुम वाकई में इतने मूर्ख हो कि मुझसे कभी कुछ नहीं सीखते? कभी किसी और पर निर्भर मत रहो। अगर तुम चाहते हो कि कोई ढंग का सही काम करो तो उसे खुद करो। डेरिक ने कभी इतना असहाय और हताश महसूस नहीं किया था, इसलिए उस रात जब वह फूट फूट कर रोया जब तक कि वह सो नहीं गया, और आखिरी तिनका था उसका कि वह बहुत ज़्यादा रोया। अगले दिन उसने महसूस किया कि पहले जैसा कभी उसको स्पष्ट दिमाग आज जैसा महसूस नहीं हुआ था। अब निराशा का समय नहीं था, उसे एक योजना की आवश्यकता थी। उसे यह महसूस करने में सालों लगेंगे कि उसके अंदर कुछ मर गया था। अब वह किसी पर भरोसा करने, उम्मीद करने या किसी की तरह के अपमान की भावना विकसित करने में सक्षम नहीं था। वह दुश्मनों से घिरा हुआ था और जीवित रहने के लिए डेरिक को वापस लड़ने में सक्षम होने की ज़रूरत थी। इसलिए डेरिक ने अपने पिता से उसे एक डोजो में शामिल होने और मार्शल आर्ट सीखने देने के लिए कहा, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे भीख भी नहीं मांगनी पड़ी और उसे पूछना भी नहीं पड़ा। उसके पिता बहुत खुश हुए और उसे डरपोक और दुबला पतला बच्चा आखिरकार एक मर्द बनने में दिलचस्पी ले रहा है। उसकी इकलौती शर्त यह थी कि डेरिक को कम से कम एक साल तक इसे छोड़ने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, अन्यथा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डेरिक को न केवल लगभग रोजाना आइकिडो का अभ्यास करना शुरू किया, बल्कि वह अपनी मांसपेशियों को बेहतर बनाने के लिए रोज़ 1 घंटा पहले उठता था और पुशअप लगाता था, स्क्वाट्स करता था, सिटअप्स करता था और तब तक दौड़ता था जब तक उसकी सांस न फूल जाए। कुछ ही महीनों में वह स्कूल जाने और पहले हर दिन 100 पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करने में कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ करने में सक्षम हो गया। जल्द ही एक आइकिडो उनकी स्थिति के लिए एक आदर्श विकल्प साबित हुआ। निम्न स्तर पर मुख्य रूप से आत्मरक्षा पर केंद्रित था, लेकिन हमला करने और गंदी लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी जगह थी। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके उसने आखिरकार कुछ ऐसा जिसमें वह अच्छा था। वह विशेष रूप से फुर्तीला नहीं था और न ही जल्द सीखने वाला था। उसका हाथ और आँख का समन्वय इतना औसत था कि उसकी प्रतिभा एक ब्लॉक या सुरक्षात्मक पैतरे के दौरान एक संवेदनशील स्थान पर प्रहार करने के लिए सबसे अच्छे समय को पहचानने की क्षमता में नहीं थी। यहाँ तक कि जब वह अपना टेंटो का कला सीख रहा था, डेरिक हमेशा अपनी पहली कोशिश में ही जानलेवा चालों को पकड़ने में सक्षम होता था। कभी कभी उसके सेंसे द्वारा उसके व्यावहारिक प्रदर्शन पूरा करने से पहले ही। यह एक रोमांचक लेकिन निराशाजनक खोज थी, क्योंकि उसकी एकमात्र प्रतिभा का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। भले ही आइकिडो का अनुशासन के बजाय टूर्नामेंट वाला खेल होता, फिर भी वह अपने आँखों और श्वास नली पर वार करना स्वाभाविक रूप से वर्जित था। महीनों तक डेरिक ने अपने स्कूल में कम प्रोफाइल रखते हुए कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण जारी रखा। अपनी अगली चाल की योजना बनाई। पहले सेमेस्टर के अंत में डेरिक ने बुलियों से छिपना बंद कर दिया और उनके द्वारा फेंके गए हर एक अपमान का उसी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। ऑनलाइन मिली बेहतरीन हार्जी जवाबी वाली पंक्तियों का उपयोग करके डेरिक ने कभी भी अकेले बाथरूम न जाने या बहुत देर तक अकेले न रहने का ध्यान रखा। हमेशा दृष्टि सीमा में किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में रखता था। पूरा एक दिन भी नहीं बीता था कि उसके दुश्मन गुस्से से लाल पीले हो गए। केवल तब जब उनकी गर्दन की नसें लगभग फटने वाली थी, उसने अपना चारा फेंका। मुझे तुम्हारी इस गंदगी से बहुत परेशानी हो चुकी है बेवकूफ़ों। मुझे आधे घंटे में लिंकन और तीसरी गली के बीच किराने की दुकान के पीछे मिलो, या तो तुम बहुत डरे हुए हो चूँकि तुम मौत मांग रहे हो। मैं खुशी खुशी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा कमीने। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उससे यही कहा। वहाँ सिर्फ तुम हो गए और हम तीनों, ठीक हैं? डेरिक ने उन पर जरा भी विश्वास किए बिना सिर हिलाया और वह सही था। जब उन्होंने पीछे की गली में प्रवेश किया तो वे अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आए थे। डेरिक उनका इंतजार कर रहा था, अंधी गली की अंत के दीवार के सहारे झुका हुआ। तो तुम आ गए। मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगे। वे हंसने लगे। सॉरी, हमें देर हो गई। उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि हम पार्टी के लिए कुछ दोस्तों को साथ ले आए। डेरिक ने कंधों को उचकाया, जबकि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। कोई बात नहीं, चाहे कितना भी हो,
बेकार कचरा हमेशा कचरा ही होता है। मैंने इस गली को इसलिए चुना क्योंकि यह तुम्हारे सभी दोस्तों को समाहित करने के लिए पर्याप्त डंपस्टरों से सुसज्जित है। आखिरी पंक्ति ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया क्योंकि उन्होंने उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया। उस पर टूट पड़ो दोस्तों, उसे भागने मत देना, चलो उसे दिखाते हैं कि कचरा कौन है। और इस तरह वे इसके जाल में फंस गए। डेरिक ने यहाँ का मैदान तैयार करने और लड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह चुनकर आया था। एक अंधी गली ताकि वे भाग ना सकें, गली का अंत ताकि वह मंद रोशनी के कारण ट्रिप वायर को न देख सकें। भले तो कंक्रीट पर जोर से गिरे और उनका पीछा करने वाले अपने दोस्तों को न कुचलने के चक्कर में इतने चिंतित थे कि उन्होंने कभी स्टील के पाइप को आते हुए नहीं देखा। वे संख्या में आए थे। डेरिक पूरी तरह से हथियारबंद होकर आया था। पाइप को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने बारी बारी उनके सिर पर, घुटने के किनारों और उनके गुप्तांगों पर वार किया। लेकिन तभी उसने उन दोनों लोगों को मारना शुरू कर दिया जो अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। जब वे ज़मीन पर करा रहे थे और सिसक रहे थे तो उसने ट्रिप वायर काटने के लिए एक छोटे चाकू का इस्तेमाल किया। फिर उसने मेटल पाइप से उन्हें बार बार पीटना शुरू कर दिया, निचले हिस्सों पर विशेष ध्यान देते हुए। भीतर ही भीतर वह जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है, लेकिन उसने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की। यदि दुनिया को अनुचित बनाने के लिए बनाया गया था तो कार्रवाई का एकमात्र संभव तरीका इसे अपने लाभ के लिए अनुचित बनाना था। इसलिए उसने वह टेजर निकाला जो उसने अपने पिता से उधार लिया था और उन्हें बेहोश होने का झटका दिया। फिर उसने उन्हें पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया और उनमें से प्रत्येक की कई तस्वीरें ली और यहाँ तक कि उन्हें इस तरह व्यवस्थित करने के बाद उनका वीडियो भी बनाया कि वे एक दूसरे से लिपटे हुए लगे। फिर उसने उन्हें ठंडे पानी की एक बाल्टी डाली और सौदा पक्का कर दिया। लड़कियों, तुम्हारे ब्रैकवॉक माउंटेन पैल को ख़राब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब बुली जागे तो वो इतने दर्द में थे कि वो मुश्किल से ही देख पा रहे थे कि वो नग्न हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जब डेरिक के पास अभी स्टील पाइप पर मजबूत पकड़ थी तो उसे जवाब देना सवाल के बाहर था, इसलिए वे चुप रहे और सुनते रहे। मैंने तुम्हारी काफ़ी तस्वीरें भी ली हैं, यहाँ तक कि एक छोटी फिल्म भी। इसे अपने कंप्यूटर पर और क्लाउड में भी अपलोड कर दिया और यह भयानक होगा अगर कोई मुझे नहीं पता, जैसे मैं उदाहरण के लिए उन सभी सबसे बड़ी इमेज होस्टिंग साइटों पर अपलोड कर दूं। तुम्हें पता है कि वो क्या कहते हैं, इंटरनेट कभी नहीं भूलता। बुली रोने लगे और भीख मांगने लगे। कल्पना करो कि यह कितना भयानक होगा जब भी कोई तुम्हारे नाम गूगल करेगा, चाहे वह तुम्हारी दादी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारे कॉलेज जहाँ तुम आवेदन करना चाहते हो, दिखने वाली पहली चीज़ ये तस्वीरें होंगी। भाई नहीं, कृपया, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैं तो बस एक दोस्त की मदद कर रहा था। यह सिर्फ एक मजाक था। कृपया मुझे माफ़ कर दो। गिड़गिड़ाने के इस समूह ने उसे सिरहन पर्दा कर दी। डेरिक को उन पाखंडों पर उल्टी करने का मन हुआ। मुझे तुम्हारी घटिया बहानों की कोई परवाह नहीं है। आज के बाद से तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे और तुम बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि क्लाउड को इस तरह सेट किया गया है कि अगर मैं हर दिन पासवर्ड नहीं डालता हूँ तो यह उन्हें हर जगह अपलोड कर देगा। उनके जवाब का इंतजार किए बिना वह पीछे मुड़ा और चला गया। लगभग भूल गया था कि मैंने बेहतरीन ढंग से तुम्हारे कपड़ों डंपस्टरों में फेंक दिए थे। याद नहीं रहा कि कौन सा किसका है। अगर वह तुम अपने जन्मदिन वाले सूट में घर नहीं जाना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम खुदाई शुरू कर दो। अलविदा हारने वालों। डेरिक खुशी खुशी घर लौटा, लगभग गाते हुए। उसने खुद पर कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया था और पूरी तरह से उपेक्षित विश्वास था कि वह उन कमबख्तों के बारे में फिर कभी नहीं सोचेगा। इस वीडियो का यह पहला चैप्टर था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।